हेलो। आज हम बात करेंगे लेखपाल जो भर्ती हैं उसके अंतर्गत जो सिलेबस है उसके अंतर्गत 25 क्वेश्चन हमारे ग्रामीण विकास के और 25 क्वेश्चन हमारे जीएस के। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, खेल जगत है और करंट अफेयर्स है। इसमें सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका अगर रहेगी तो करंट अफेयर्स की रहेगी। उसके साथ साथ हमें इन विविध तथ्यों पर भी ध्यान देना है कि किस प्रकार के तथ्य पिछली वर्ष अर्थात पिछली गत परीक्षा में पूछे गए थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए आज हम 10 प्रश्न विश्लेषण करेंगे। उन 10 प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे जो 2015 लेखपाल भर्ती में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर पेपर अर्थात हम कहें तो पहला क्वेश्चन यही है कि स्वतंत्र भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण हेतु नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना बजट पेश किया था, अर्थात उसके अंतर्गत कितना बजट उसने दिया था। तो 685 करोड़ का बजट आया था। किसके अंतर्गत? स्वच्छ भारत के मिशन के अंतर्गत। और ये बात आई थी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण हेतु, अर्थात कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँवों में शौचालय को बनाने के उद्देश्य से ये बजट को उसके लिए ये दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 685 करोड़। अच्छा, उसके बाद में जब ये शौचालय का निर्माण होने लगा, अर्थात गांव-गांव में जाकर के ये उद्देश्य जाहिर होने लगा कि जो सरकार ने कदम उठाया था वो धीरे धीरे सफल हो रहा है, तो उसमें पूर्णतः अगर बजट देखा जाए तो वो लागू कर दिया गया था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा जो जनसंख्या घनत्व था टोटल, ठीक है, तो कितना था? तो हमारा जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार वो था 829 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर में 829 लोग हमारे भारत में रहते हैं। वो 2011 के अनुसार था। अब 10 साल के बाद में ये जनगणना होती है, हमें सबको पता है, तो इसलिए 2021 में पुनः जनगणना होगी और उसमें कुछ जनसंख्या बढ़ ही रही है, तो इसका मतलब है कि 829 से ज़्यादा हो सकती है, ये बात आई है। लेकिन हमें अभी 2011 के जितने आंकड़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी कोई 2021 की जनगणना का आंकड़ा प्रदर्शित नहीं हुआ है। अभी उनका विवरण अभी नहीं दिया गया है, पर जनगणना तो हो चुकी है, पर उसका विवरण अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। दूसरी बात आती है कि उत्तर प्रदेश में हमारे 75 जिले हम सभी जानते हैं और 18 प्रमुख मंडल में विभाजित हैं, जिनमें मुख्य लखनऊ मंडल, कानपुर और इलाहाबाद, ये सभी मंडल आते हैं, जो बड़े बड़े, जिसमें 6-6 जिले, जिसमें 5-5 जिले, जिसमें 4-4 जिले आते हैं। और बहुत सारे मंडल हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनके अंतर्गत 1 जिला, 2 जिला और 3 जिले आते हैं। अर्थात डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अर्थात में छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट मिल करके मंडल का निर्माण करते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो 18 मंडल से मिलकर बना हमारा उत्तर प्रदेश है, अर्थात ये 75 जिले और 18 मंडल। और अर्थात तो ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार से तहसील भी होती हैं, तो 750 तहसील हमारे उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित रूप से स्थापित की गई हैं, उनका संचालन होता है। अच्छा, तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं NRDWP, NRDWP के राष्ट्रीय ग्रामीण का मतलब है इनकी नेशनल, और आर का मतलब है यहाँ पर इसका क्या नाम है, नेशनल का NR से मतलब है नेशनल, और ग्रामीण का मतलब है विलेज, और पेय का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध। तो पेय मतलब पीने के योग्य, एंड जल कार्यक्रम का मतलब है वाटर प्रोग्राम, पी मतलब प्रोग्राम। तो यही का मतलब है एन, उसका संक्षिप्त रूप है NRDWP के तहत 2022 तक देश में प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में अथवा उनके घरों से 36 अथवा ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए।
इसका कहने का मतलब ये है कि 50 मीटर की दूरी पर रहने वाले ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर बात करते हैं तो 50 मीटर की दूरी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति को 70 लीटर प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। हर घर में अगर देखा जाए तो 70 लीटर पेयजल प्रतिदिन के लिए देना चाहिए, या उसे यूज करना चाहिए, या उसे संग्रहित करना चाहिए। अगली बात है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नगरीय औद्योगिक समुदायों को छोड़ करके फसल के अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर सड़कों व रेल पटरियों के साथ साथ निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना है। अर्थात यह प्रश्न ये कह रहा है कि हमारे वन, सड़क और जल, स्वास्थ्य और इन सभी समस्याओं से अलग एक और समस्या है जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, जो हमें जीवन देती है, जिसे हम कहते हैं वन। अर्थात वन का रोपण, अर्थात उनको कटने से रोकना, उसी को कहते हैं वन रोपण। तो इसी को इसके अंतर्गत रहता है कि वृक्षारोपण, अर्थात हम जितना वृक्षारोपण कर पाएंगे उतने ही ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिल पाएगी, और ऑक्सीजन मिलने के साथ ये हमें प्रतीत होगा कि हमारा जो जीवन है वो ऑक्सीजन युक्त होता जा रहा है, और ऑक्सीजन की अधिकता होती जा रहेगी, और उससे हमारा जीवन जो है सुलभ होता जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2006 में मनरेगा जो है शुरू किया गया था। अर्थात हम ये कहें कि मनरेगा जो है वो 2006 में शुरू किया गया था। उसके बाद में नरेगा उसका नाम पहले था, उसके बाद में उसका मनरेगा कर दिया गया, उसमें महात्मा गांधी मनरेगा मतलब ऐड कर दिया गया 2006, और 2009 में ऐसा किया गया था। 2009 में इसको ऐड किया, मतलब नरेगा से मनरेगा नाम बदल दिया गया था। अर्थात वर्तमान में उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से चतुर्थ स्थान है। पहला राजस्थान का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा मध्य प्रदेश का है, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर हमारा आता है चतुर्थ स्थान है। इसका मतलब है पहले राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, और फिर हमारा उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान हमारा रखता है उत्तर प्रदेश पूरे भारत में। तो यही हमारी बात है कि अगर फिर अगला क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक चली, ये ध्यान रखना है। तो ये बीच में जब आएगी पंचवर्षीय योजना तो उसका सन याद करने में थोड़ा तकलीफ होती है, याद रखने में याद करने में कुछ नहीं, याद रखना और याद करना दोनों में फ़र्क होता है। याद रखना का मतलब है कि सभी दिन के लिए हमने याद कर लिया, और याद करने का मतलब है हमने याद किया है और उसको हम याद रख नहीं पाए। तो इसलिए 1997 से 2002 तक ये योजना चलती है, अर्थात 5 साल की पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना अगर हम 51 से जोड़ते हैं, यानी कि 1951 से शुरुआत होती है, 1951 से 1956 तक प्रथम चलती है, 1956 से 1962 तक 1961 तक हमारी द्वितीय चलती है, और 5 अगर जोड़ देते हैं तो 61 से हमारी 65 तीसरी तृतीय चलती है। इसी प्रकार से अगर हम 5-5 ऐड करते चले जाएंगे तो हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1997 से 2002 तक चलती है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्रम पूछा जाता है, हमने ये प्रश्न आया तो बता दिया, बाकी सभी तुमको आपको शुरुआत से याद करना है कि 1951 से प्रथम, उसके बाद में द्वितीय, उसके बाद तृतीय, उसके चतुर्थ, इसी प्रकार से याद कर सकते हो, उसी प्रकार याद रखा जा सकता है। परंतु अगर हम ये पूछे कि 8वीं, 7वीं, 6ठी और 5वीं कब हुई थी, ये कभी याद नहीं रखा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम, भू नियंत्रण मतलब राजमार्ग मतलब है कई उसके अंतर्गत, उस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारी सड़कों का निर्माण करना, उसे कहते हैं राजमार्ग भू अधिग्रहण नियंत्रण। अर्थात भूमि का उपयोग करते हुए उसमें राजमार्ग यानी कि जो हमारे में नेशनल हाईवे हैं, यानी कि NH जैसे NH9, NH2, NH7, इसी प्रकार से राजमार्ग का निर्माण करना का मतलब है उसमें भूमि भी उपयोग होगी। तो उस भूमि में उपयोग होने के बाद ये है कि उसका उपयोग किया जाएगा। फिर आता है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र जो है वो मुगलसराय क्षेत्र में बसा हुआ है। अगर ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो रेल मुख्य इंजन संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया है, वो मुगलसराय में है। रेल इंजन संयंत्र, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वास्तव में रेल इंजन संयंत्र पूछ रहा है, तो रेल इंजन संयंत्र जो है वो मुगलसराय में स्थापित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि जमाबंदी से आशय क्या है। तो जमाबंदी जो होती है वो भू अधिकारों के
का जो प्रलेख होती है, यानी कि भू अधिकारी का मतलब है यहाँ पर जो भूमि का जो अधिकारी है उसका प्रलेख का मतलब है लेख रूप से, लिखित रूप से जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है उसको हम कहते हैं प्रलेख। तो इसका मतलब ये है कि जमाबंदी का मतलब है कि हमने ये चीज़ हमारी है और उस पर किसका अधिकार है, इसी अधिकार को लिखित रूप से संग्रहित करने को हम कहते हैं प्रलेख। मध्य भारत में एक बीघा को हम कहते हैं, एक बीघा को कहते हैं 0.2529 हेक्टेयर, यानी कि एक बीघा जो होता है वो 0.2529 के बराबर होता है, 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। एक बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश का, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो कथक जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही।